नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 62 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हर दिन की नमस्कार तरह सर, बहुत आज धन्यवाद। आपके आगे आपके सामने फिर से हाजिर हैं। और आज हमारे साथ इस शो में उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग से श्री राम कुमार वर्मा जी, जैसा कि हमने कल आप लोगों को सूचित किया था। राम कुमार वर्मा जी एक शिक्षक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी हैं। उनकी लिखी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और उनके बेहतरीन कार्यों के लिए उन्हें कई बार जनपद स्तर पर और कई बार राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। वहाँ छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल उन्हें कई बार उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित कर चुके हैं और साथ में भारत के राष्ट्रपति महामहिम भी उन्हें राष्ट्रपति पद से अलंकृत, राष्ट्रपति पुरस्कार से अलंकृत कर चुके हैं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए। तो इस तरह से हमारे आज के मेहमान श्री राम कुमार वर्मा जी हमारे बीच में हैं। हम उनका स्वागत करते हैं और साथ में रोज की तरह हमारे साथ श्री गिरीश चंद्र जोशी जी हैं दिल्ली से। सर नमस्कार सर। नमस्कार। और साथ में श्री मुकेश प्रसाद दोगड़ा जी हैं ऋषिकेश से। आप सबका स्वागत है सर, बहुत बहुत। सर बहुत नमस्कार सर, धन्यवाद सर। वर्मा सर जोशी जी को भी नमस्कार। जी जी जी। तो फरीदा शोक आपको नमस्कार भेज रही है, स्वागत कर रही है कश्मीर से। शो शुरू होते ही एकदम टाइम के पंक्चुअल हमारे दर्शक हैं, तुरंत लाइव आ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो कभी कभी हम किन्हीं तकनीकी कारणों से भले 1-2 मिनट लेट हो जाए, लेकिन हमारे दर्शक एकदम फिट टाइम पर, राइट टाइम पर रहते हैं। बिल्कुल सर। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, मुझे लग रहा है आप मूवमेंट में है, तो कुछ दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा व्यवस्था। जी, आप एक बार स्थिर हो जाएं तो फिर हम बातचीत शुरू करते हैं सर। हेलो वर्मा जी, थोड़ा हाँ नमस्कार सर। जी, कोई दिक्कत है सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका फोन वो फोन को स्टैंड कर रहा है। आप तैयार हैं सर? हाँ तैयार हूँ मैं। सर आपके पीछे लाइट आ रही है, आपका चेहरा नहीं देख पा रहे हम। उसको फोन को। हाँ सर, चलिए सर शुरुआत करिए। सर एक बार आप स्थिर हो जाइए ना, तो ये इस तरह से अनप्रोफेशनल तरीके से मैं शो नहीं करता सर, माफी चाहता हूँ आपसे। एक बार इसको फिक्स कर लीजिए, तब हम बातचीत शुरू करेंगे सर। हाँ फिक्स हो गया सर, शुरू करिए। जी जी ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं इसलिए शो से पहले कोशिश करता हूँ कि हमारे जो भी मेहमान हैं उनको एक बार ठीक से स्क्रीन में, ताकि वो बेहतर दिखे और हमारे दर्शकों को अच्छा दिखाई सुनाई दे। तो कोई बात नहीं सर, हम शुरू करते हैं। आप छत्तीसगढ़ सरकार में सर शिक्षक हैं, तो हम चाहेंगे कि आपका किस तरह से सर शिक्षा को आपने शिक्षक के रूप में, करियर के रूप में चुना, उसका क्या कारण रहा सर? सर मुझे बचपन से ही साहित्य में और संस्कृति में बड़ा लगाव था। मेरे दादा स्वर्गीय दान सिंह जी, हीरा सिंह वर्मा जी ने मुझे बहुत प्रेरित किया था बचपन से। तो इसकी एक परीक्षा हुई शिक्षक बनने की, तो उसमें मैंने भाग लिया और इत्तेफाक से माँ सरस्वती की कृपा से और लगातार अध्ययन से ये मेरा चयन शिक्षक के पद पर हो गया। और जैसे ही मैं एक शासकीय प्राथमिक शाला सोमनी में ज्वाइन किया, तब से मुझे लगातार बच्चों के साथ काम करने में आनंद आया और मैं शिक्षकी जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहा। और हमारे साथ जोशी जी हैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत है संस्कृति के बारे में, उनको मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने सांकेतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली से मुझे जोड़कर था और आज रूबरू होने का जो मौका मिला है उसके लिए भी उनको धन्यवाद करता हूँ।
नहीं नहीं, वो आपका बड़प्पन और आपकी लगन शक्ति, अदम्य इच्छा, वो सब काम करती है, इतना क्या। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद सर। आप लगातार निश्चित रूप से विभाग से जुड़ने के साथ ही आपसे भी जुड़ने का अवसर मिला, और राष्ट्रीय स्तर की जो सांस्कृतिक संस्था है वो मुझे एक प्रकार से एक बहती सरिता की तरह मुझे जोड़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ, और लगातार मैं इस धारा में बहते हुए आज मैं काम कर रहा हूँ अपने विभाग के साथ। अभी आप देखते हैं कि विश्वव्यापी जो कोरोना महामारी का जो दौर चल रहा है, संकट का दौर चल रहा है, इसमें हमारे छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की एक योजना है, पढ़ई तुहर द्वार, अर्थात घर घर जाके हम लोग बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और इसमें हम लोग पारा मोहल्ले में जाकर बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े हैं, और इस तरह से हम लोग लगातार अपने प्रदेश सरकार के साथ। गुरुजी आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? सर मैं हिंदी, सामाजिक विज्ञान आदि वगैरह पढ़ाता हूँ, और विशेष रूप से बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कृति को जोड़ने के साथ विशेष गतिविधियां करते रहता हूँ। तो ये विषय कौन कौन से कक्षाओं में पढ़ाते हैं सर आप? ये विषय है कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक। तो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों सब आप ही पढ़ाते हैं सर? हाँ, समय समय पर मुझे एक तो नियमित रूप से मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ, और बचपन से मेरी विज्ञान और मॉडल बनाने की बहुत अभिरुचि रही है, इसलिए विज्ञान के विषय वस्तु पर भी मैं ध्यान केंद्रित करता हूँ। और बहुत से मैंने शिक्षण सामग्री, मॉडल वगैरह, बच्चों के वर्किंग मॉडल भी बनाया है, और वो राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी हुआ है। सर आपने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं, तो क्या कोई ऐसी किताब थी जो आपके पाठ्यक्रम में भी शामिल हुई है? हाँ, छत्तीसगढ़ की लोक कथा है, उसका एक नाम है सोन के फर। सोन के फर कक्षा 5वीं में शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा। और अभी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो हमारी स्थानीय राजभाषा है छत्तीसगढ़ी, इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उसके मैं राज्य स्तर का लेखक हूँ, और उसके बुक सिलेक्शन कमेटी और पाठ्यक्रम लेखन समिति में मेरा नाम शामिल है। तो ये सोन के फर को पाठ को शामिल किया गया है। आप अगर मुझे अनुमति दें, मैं तो थोड़ा सा सोन के फर के बारे में बताना चाहता हूँ। जी जी बताइए। हाँ, दरअसल ये छत्तीसगढ़ की लोक कथा है, फोक स्टोरी ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें एक बकरी चरवाहा होता है, वो गर्मी के दिन में बकरी चराने के लिए पहाड़ी की ओर चला जाता है। धूप का दिन था, बहुत उसको धूप लगी, भूख और प्यास दोनों लगा, तो प्यास के मारे बहुत तड़फड़ाने लगा। तो इत्तेफाकन वो उधर से शंकर जी और पार्वती जी गुजर रही थी, तो उन्होंने देखा, तो उसकी प्यास बुझाने के लिए एक कमंडल में उनको पानी दे दिया, साधु का रूप लेकर के, और साथ में कुछ फल दिया। तो उसने, शंकर भगवान ने कहा कि ये पानी पी लो और फलों को खा लेना। तो पानी तो पी लिया, प्यास से बहुत परेशान था वो, व्याकुल था प्यास से, और कुछ फलों को खाया और कुछ को रख लिया। जो बचे हुए फल थे वो शाम को जब लौटा तो अपने घर में ले गया, और रंधनी घर, रसोई घर जिसको बोलते हैं, तो रंधनी घर में एक पठेरा था, एक अलमारी थी छोटी सी, जिसमें कोई दरवाजे नहीं थे, कोई खिड़की नहीं थी, उसमें वो रख दिया। वो रात भर में सोने का बन गया। तो सोने के बन गया तो दूसरे दिन सुबह उसकी पत्नी देखी कि वो जो कच्चा फल था, खाने का फल था, वो सोने का बन गया। तो उसने कहा कि चलो ना, क्यों इसको बेच करके कुछ घर की सामग्री ले ली जाए। तो उसको जज गया, वो सोनार के पास गया, वो फल को बेच लिया, और फल के बदले पैसा ला करके अपने घर गृहस्थी का बहुत सारा सामान एकत्र कर लिया। अब धीरे धीरे करके ऐसी वो एक एक फल को बेचते गया। तो 4 महीने 5 महीने में बहुत ज्यादा धनी मनी टाइप का आदमी दिखने लगा। उसका परिवार पूरा, उसकी जो पत्नी है वो भी कई प्रकार के गहने पहनने लगी। तो आसपास के लोगों ने पूछा, कुछ महिलाओं ने पूछा कि भाई कैसे, तुम तो बकरी चराते हो, लेकिन इतना सारा धन कैसे आ गया। तब उसने वो कहानी बताई कि मुझे एक साधु मिला था, एक कमंडल दिया पानी पीने के लिए, कुछ फल दिए, कुछ को खाया और कुछ घर में लाकर पठेरा में रख दिया। तो वो जो पठेरा में रखा हुआ फल था वो रात भर में सोने का बन गया। तो आसपास ऐसी कानासुनी होने लगी। तो अंत में कुछ लोगों ने, गांव के कुछ चोर और बदमाश किस्म के लोग थे, उन्होंने क्या किया, उसके घर में रात को चोरी कर ली और उन फलों को चुरा लिया, क्योंकि वो जगह बता दिया था वो पठेरा में कहाँ रखा है। तो वो चोरी कर लिया, लेकिन चोरी जिन फलों को किया था वो फल जो है फिर से अपने असली रूप में आ गया, सोने का फल नहीं रहा। तो
बाद में गांव में शिकायत हुई, पंचायत की बैठक बुलाई गई और लोगों से कहा गया कि भाई ये फिर इस प्रकार से ये करिश्मा कैसे हुआ कि जब तुम्हारे पठेरे में रहते तो सोने का बन जाता है और खाते हैं तो हम दूसरे ने चोरी किया तो फल बन गया। तो अंत में यही निर्णय हुआ कि भाई जब तुम चोरी किए हो तो वो जो फल है वो फल के रूप में रहेगा, सोना नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से आदमी जब अपनी मेहनत से ईमानदारी से काम करता है तो सोने का फल मिलता है, अर्थात फल मीठा मिलता है। इस तरह का संदेश उस लोक कथा में है। बहुत बढ़िया। और ये बच्चों में काफी लोकप्रिय है। किसी भी गांव में जाकर पूछते हैं तो सोन कफर का पाठ बच्चे लोग बहुत अच्छे से सारांश सुना सकते हैं। तो इससे मेरा उत्साह बढ़ा है और लगातार मैं लोक कथाओं का संकलन करते जा रहा हूं। आज मेरे पास कम से कम 500 लोक कथाएं संकलित हैं, जिसमें से 3 भाग में इसका प्रकाशन हो चुका है और 1 भाग का प्रकाशन वरदान के रूप में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा हुआ है। वो पुस्तक लाभ लिखा। वर्मा जी, तो ये वो पुस्तकें बहुत प्रकाशित हुई हैं। वर्मा जी। हाँ सर। हाँ, ये जो लोक कथा आपने लिखी है ये छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र की है? ये अजूमाड़ की है या दुर्ग के आसपास के क्षेत्रों की है? हाँ, ये हमारे मैदानी क्षेत्रों की है। हमारा छत्तीसगढ़ जो है पहाड़ी कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में है, जैसे बस्तर का अंचल है हमारा, कुछ इधर कबीरधाम जिले का है। अबुझमाड़ का नहीं है। हाँ, अबुझमाड़ के इलाका का नहीं है। ये हमारा मैदानी क्षेत्र है जो जिसको हम जहाँ पर मानक छत्तीसगढ़ी बोली जाती है उन क्षेत्रों का है। आपके क्षेत्र को धान का कटोरा भी कहा जाता था। आपका जो दुर्ग का जो इलाका है, दुर्ग के इलाके से लेके रायपुर के आसपास का क्षेत्र का किसी जमाने में धान का कटोरा कहलाता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो शायद धान का कटोरा वो हो गया, तो इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, सब जगह खाने बन गई हैं और फैक्ट्रियां बन गई हैं सीमेंट की। वर्तमान पुस्तक में दिल्ली वाला जो प्रकाशित हुआ सर। देखिए, धान का कटोरा अभी भी है और आपको जानकर बहुत सुखद अनुभूति होगी कि छत्तीसगढ़ का जो धान है पूरे अमेरिका तक भी जा रहा है और हमारे यहाँ तो 1 रुपए किलो में चावल शासन दे रही है और हर गरीब परिवार को 30-30 किलो चावल दिया जा रहा है। मध्याह्न भोजन में बच्चों को चावल मिल रहा है और अभी आप देख रहे हैं कोरोना संकट में सूखा राशन दिया जा रहा है। तो आज भी धान का कटोरा है और कुछ औद्योगिक क्षेत्र जैसे हमारा दुर्ग है, रायपुर है, ये थोड़ा सा बढ़ा है। लोहे के कारखाने भिलाई इस्पात संयंत्र से गिरीश जी परिचित हैं। उसके साथ साथ हमारा आज भी कृषि का भूमि बची हुई सर, और शासन द्वारा कृषि की भूमि को बचाए रखने का बहुत प्रयास किया जा रहा है और किसानों के लिए नरवा गरुआ घुरवा योजना लाई गई है। अर्थात नरवा माने नदियों को बचाना, घुरवा माने स्थानीय रूप से कंपोस्ट खाद का तैयार करना और गरुआ माने गाय वगैरह को बचाना, गौवंश को बचाना, गौपालन को आगे बढ़ाना। और बारी का मतलब है जो हमारी खेती बाड़ी करते थे और साथ में हमारा जो घर में गृह वाटिका होती थी उसे भी बचा के रखना। दिल्ली से कौन सी नदी है जो तो जब आप रायपुर से दुर्ग की तरफ जाते हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है, क्या दामोदर नदी है, क्या नाम है? नहीं, उसका नाम खारून नदी है। खारून नदी। तो बहुत गंदा पानी हो गया, बहुत देख रहा था अभी, पिछले 2 साल पहले गया था मैं, बहुत बुरी स्थिति हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं तो प्रदूषण एकदम, मतलब उसका पानी से तो आप हाथ मुंह भी नहीं धो सकते अभी। बिल्कुल, लेकिन बरसात में पानी ठीक हो जाता है और उसको शुद्धिकरण करके फिल्टर करके उसका उपयोग किया जाता है। स्थानीय बड़े बड़े शहर जैसे रायपुर है, उधर आप चले जाएंगे तो बिलासा नदी है बिलासपुर में, वहां भी उसका उपयोग हो रहा है। और हमारे दुर्ग का शिवनाथ नदी है। ये सभी बड़े महान नगरों को ये पेयजल उपलब्ध कराती है। साथ में भागीरथी नल जल योजना है, उसमें भी काफी काम हो रहा है और बड़े बड़े शहरों में इनका पानी जो है पहुंचाया जा रहा है पेयजल के रूप में। लोक कथाएं जो आपने लिखी हैं, बिल्कुल, ये पूरे छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों की है, कुछ खास क्षेत्रों की हैं? नहीं, अलग अलग क्षेत्रों की हैं। ये देखिए मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ है सर जी, वरदान नाम से। तो ऐसी बहुत सारी पुस्तकें अलग अलग नामों से और भी प्रकाशित हुई हैं। ये देखिए, ये भी दिल्ली से प्रकाशित हुई है, राधा कृष्ण प्रकाशन। और वो ये देखिए अलग से, ये अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों की है। बाकी तो अलग जाऊंगा। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों की है, जैसे कबीरधाम जिले की है, दंतेवाड़ा जिले का तरफ का है, हमारा राजनांदगांव जिले का है, रायपुर जिले का है, बिलासपुर जिले का है, बेमेतरा जिले का है, दुर्ग जिले का है, अलग अलग क्षेत्रों का। जब भी मैं किसी गांव में जाता हूँ, चाहे मैं किसी भी कारण से जाऊं, तो वहां लुक जाता हूँ और बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं, उनसे मिल करके मैं ये लोक कथाओं का लगातार
संग्रह करता हूँ। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं भाग 1, इसी प्रकार से 3 भाग इसका प्रकाशित हुआ है। और साथ साथ में जैसे कि गिरीश जी ने लगातार हमको प्रेरित किया था प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए, तो हम कलाकारों से निरंतर बातचीत करते रहते हैं। आप भी देखिए, ये बहुत ही पुराना कलाकार है, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में इसको मुहाचाही बोलते हैं, इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो बहुत सारे कलाकारों से कम मैंने 250-300 से ज्यादा कलाकारों से बातचीत की है, उनका साक्षात्कार छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रकाशन कराया है। और ये स्थानीय समाचार पत्र में स्थायी स्तंभ के रूप में भी प्रकाशित होता है। आप ये देख रहे हैं, इसमें पद्मश्री तीजन बाई से लेकर के और भी जितने लोक कलाकार हैं, छोटे बड़े साहित्यकार भी हैं, उनसे भी हम लगातार बातचीत करते रहते हैं, उनसे सीखने का प्रयास करते रहते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, ये जो आपके पीछे एक शीशा दिख रहा है, शीशे के अगल बगल में जो नक्काशी दिखाई दे, शीशा है ये? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मैं बता, ये तो मेरे ख्याल है ये बस्तर के आसपास का इलाका है, वहाँ की दस्तकारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बस्तर का नहीं है दरअसल। ये मैं रामेश्वरम गया था, मदुरई गया था, मदुरई। वहां पर मैं नवाचारी भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, जब शिक्षण की नई नवाचारी प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मेरा चयन हुआ था शिक्षा के क्षेत्र में। तो जब मुझे रामेश्वर जाने का मौका मिला, तो जैसा कि हम सांस्कृतिक स्रोत प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली से प्रशिक्षित शिक्षक हैं, गिरीश जी हमारे सामने हैं, तो वहां मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। शीशा तो ही है, साथ में वहां की जो प्राकृतिक वेस्ट मटेरियल है, प्राकृतिक अनुपयोगी जो सामग्रियां हैं, सीप की बनी हुई ये कलाकृति है, तो इसको मैंने लाना बेहतर समझा। समय समय पर इसको मैं बच्चों को ले जाके दिखाता भी हूँ। और आपके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर। आपने जो कहानी सुनाई, अभी लोक कथा सुनाई, उसके बारे में मोहन चौहान जी हमारे कला शिक्षक हैं, उन्होंने बहुत एक रिलेवेंट क्वेश्चन लिखा है। वो कह रहे हैं कि जो कथा आपने सुनाई, इस कथा से बच्चों के जहन में किस तरह की धारणा का विस्तार होता है? और ये सवाल इसलिए कि आपके अनुसार ये कथा जो है पाठ्य वस्तु का हिस्सा है। विनय, हाँ सर, ये पाठ्य वस्तु का ही हिस्सा है। मैंने जैसे कि आपसे चर्चा किया था कि ये पाठ जो है वो पूरा संग्रहालय वाला पीछे रख, जैसा कि इस कथा से बच्चों के दिमाग में, बच्चों के मस्तिष्क बता रहा हूँ, बिल्कुल वो हर एक बच्चे के जेहन में बसा हुआ है। मैं जाकर पूछते रहता हूँ, श्रम करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना आदि की प्रेरणा उनको मिलती है। इसलिए वह पाठ जो है बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है जी। और बच्चों को उनको श्रम करने की शिक्षा मिलती है। सर, मैं आपको बताना चाहता कि सांकेतिक स्रोत से, जैसे कि हम लोग प्रशिक्षित टीचर हैं जी, और एक चलता का संग्रह दिया हूँ जी। ये देखिए, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सामग्री है। देखिए, विशिष्ट वस्तु का मैंने संग्रह किया है ताकि बच्चों को संग्रहालय से परिचित कराया जा सके, और विशिष्ट सांकेतिक वस्तुएं हैं उनको हम शिक्षण का स्रोत बना सके। तो स्रोत सामग्री के रूप में बहुत सारी सामग्रियों को हमने संग्रह भी किया है। कुछ खास को निकालो। तो और कोई ये देख रहे हैं मेरे हाथ में बहुत सारी और भी लोक कथाएं हैं, जैसे भरम टूट गया नामक एक लोक कथा है, ये आप देखें जी। ये नवसाक्षर साहित्य है। जो प्रौढ़ शिक्षा जब चल रहा था तो उस समय लोगों को रोचक सामग्रियां उपलब्ध कराने के लिए कहानियां लिखी गई थी। ये भी प्रकाशित हुआ जिला साक्षरता समिति। जरूर जी। वर्तमान में जो विद्यालय शिक्षा है छत्तीसगढ़ की, उसमें कोई कहानी और है लोक कथा आपकी लिखी? बिल्कुल। कौन सी है सर? यही लोक सोन कफर है, और इसके बाद मैत्री गार्डन नामक एक पाठ है, उसका भी लेखन हमने किया है। और साथ में अलग अलग संदर्भ, वो 3री कक्षा का है। और संदर्भ साहित्य के रूप में शब्दकोश बनाया गया है, उस पर भी हमने काम किया है छत्तीसगढ़ के लिए। उसमें हिंदी, छत्तीसगढ़ी का शब्द भंडार एकत्र किया गया है। छत्तीसगढ़ी और हिंदी में सर मोटा मोटा क्या फर्क है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ी भी हमारे लिए नई भाषा है, तो थोड़ा उसको समझना जरूरी है।
बिल्कुल, दरअसल ये बहुत ही प्राचीन भाषा है, लोक प्रसिद्ध भाषा है और अर्धमागधी से ये जन्मी हुई भाषा है और ये पूरे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में विशेष रूप से बोला जाता है और स्थानीय रूप से बहुत ही समृद्ध भाषा है, पूरी तरह से व्याकरण संबद्ध भाषा है और ये बिल्कुल हिंदी से मिली जुली है, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो आपको वो स्पष्ट हो जाता है और समझ में भी आ जाता है। लोग इसको सरलता से समझ जाते हैं, खासकर हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र में जैसे बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, संबलपुर का हमारा पूरा क्षेत्र है और इधर महाराष्ट्र का क्षेत्र का, नागपुर का क्षेत्र है, जो भी हमारी सीमा से लगे हुए राज्य हैं उनके बहुत सारे बसाहट के लोग भी छत्तीसगढ़ी को बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। बड़ी प्यारी सी भाषा है और इसका साहित्य भी बहुत समृद्ध है। सर, ये जो मोहन चौहान जी ने जो सवाल किया था, वो सवाल को लेकर फिर से एक पूरक सवाल लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि उनका सवाल कथा के संदेश को लेकर नहीं था, वो तो आपने पहले बता दिया था जब कहानी सुनाई थी। वो कह रहे हैं उनका जो संदेश था वो ये जानना चाह रहे हैं कि कहानी में जो चमत्कार होता है ना, जो फल जो है रात रात सोने का बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके बारे में उनका सवाल था कि उसके वो बच्चे कैसे जस्टिफाई आप करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा तो संभव नहीं है। देखिए, बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। मैं बात पूरी कर लूं गुरुजी। उनका कहने का आशय है कि विज्ञान के युग में हमें वैज्ञानिकता की ओर बच्चों को ले जाने के बजाय हम इस तरह का अंधविश्वास उनके मन में डाल रहे हैं कि साहब वो रात को फल सुबह सोने का हो गया। तो वो सवाल वो शायद करना चाह रहे हैं। देखिए, लोक कथाओं की अपनी दुनिया है। लोक कथाओं में अगर ज्ञान ढूंढेंगे बिल्कुल है, तो बच्चों को कल्पना की दुनिया में जीना होता है। ये ऐसा संभव है बच्चों के लिए और बहुत से लोग हम इस तरह की बातें रहती हैं और यही बच्चों को रोचकता के साथ जोड़ी रखती है। मुख्य फल बनेगा, साथ में श्रम का भी है, ये भी महत्व है। तो यहाँ पर हम लोक यही लोक साहित्य की विशेषता है। इसमें जितना डूबेंगे आपको आनंद भी आएगा, कल्पना भी। ये कोई अंधविश्वास की तरफ नहीं है, एक चमत्कार अब जरूर है, फैंटासी है थोड़ा सा, लेकिन बच्चे लोग को रोचक लगता है ये चीज, ये बड़ा महत्व है। तो आपका कहना यह है कि मतलब वो सामान्य बात है कि हम बच्चों को कह दें कि रात को फल जो है जादू से सोने का हो गया सुबह तक। ये तो बच्चों की तो दुनिया ही यही है ना सर। अगर उसको हम कल्पना के साथ नहीं जोड़ेंगे और तो बच्चों को आनंद नहीं आएगा। बहुत ही रोमांचित होते हैं बच्चे लोग, इसको जानते हैं, अद्भुत दुनिया में जुड़ जाते हैं इस प्रकार से। ऐसा है और भी बहुत सारी लोक कथाएं हैं जिसमें कहीं कहीं तो फैंटासी रहती है। जी जी, आपने एक और किताब लिखी है सर, कठनपाल। पूछिए सर। हाँ, जोशी सर कुछ पूछ रहे। ठनपाल में देखिए, आपने क्या लोक का किया है, ये प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। तो ये भी एक लोक कथा है। इसमें क्या था, एक उक्ति है, अमरपाल तो चल बसा ठन पाल। ये कहानी ऐसा एक पात्र है, लक्ष्मी गोबर बीनती भीख मांगत धनपाल, अमरपाल तो चल बसा रह गया ठन पाल। इसके पीछे कहानी क्या है कि लक्ष्मी नाम की एक औरत थी, वो गोबर बीन रही थी। वो क्या, ये पति पत्नी में ग्रामीण, और उसकी पत्नी को अपने पति का नाम ठन पाल था, वो था। वो जानते हैं ठन पाल को कुछ ना का मस्त साल होना, ठन पाल कुछ ना रहने का आशा है। तो उसकी पत्नी का नाम, वो ये नाम उनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने बार बार कहा कि भाई नाम बदलिए, नहीं तो मायके चली जाए। ये भी एक लोग है, मैं तो वो बोलता है ठीक है चलो, अगर आपको नाम, मेरा नाम पसंद नहीं है तो चलो हम थोड़ा घूम फिर के आते हैं, देखते हैं दुनिया में किसका नाम किस तरह से है और उनका काम क्या है। तो एक जगह वो जा रहे थे, तो रास्ते में एक खेत मिल गया। तो खेत में ये दोनों देखे कि एक महिला है वो गिर रही है, उसके पास में जाकर गए। वो लोग पूछे कि भाई आपका नाम क्या है, तो उसने बताया लक्ष्मी, छत्तीसगढ़ी में लक्ष्मी बोलते हैं। तो वो फिर अपनी पत्नी को बोलता है, देख लो ये गोबर बीन रही है लेकिन इसका नाम लक्ष्मी है, इसके पास कोई धन दौलत नहीं है, खेतों में गोबर बीन रही है। फिर आगे बढ़ जाते हैं वो लोग, चलो और आगे चलते हैं। तो फिर कुछ देर चले गए तो एक गांव जो थोड़ा कस्बा जैसा था, कुछ दुकानें थी, बाजार लगा हुआ था। तो वहां पर आसपास
में जाकर एक आदमी जो है भीख मांग रहा था, तो उसके पास वो लोग गए। तो फिर पूछा कि देखो भाई चलो इनका नाम पूछते हैं, क्या बात है, ये भीख मांग रहा है। तो जो भीख मांगने वाला व्यक्ति था उसका नाम धनपाल था। देखिए नाम धनपाल है लेकिन भीख मांग रहा है। फिर आगे चलकर अपनी पत्नी को समझाया, देखो भाई ये इसका नाम धनपाल है लेकिन भीख मांग रहा है, इस तरह से तुम मेरा नाम जो ठन पाल है, जो मेरे माता पिता ने रखा है, उसको बदलने की जिद मत करो। तो वो नहीं मानी, फिर आगे बढ़ गए। तो अब रात होने लगी तो एक व्यक्ति के घर में रुक गए। तो उसकी मालकिन बोलती है कि देखो तुम लोग आए हो और तुम्हारे साथ ये महिला भी है, तो एक काम करो तुम ये बरामदे में सो जाओ, जिसको छत्तीसगढ़ी में परछी बोलते हैं। वो आदमी परछी में सो गया और वो अंदर में घर की मालकिन के साथ सो गई। उनको खाने पीने के लिए भी दे दिया, जगह भी दे दिया सोने के लिए। लेकिन दूसरी सुबह एक घटना होती है कि राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। अर्थात 100 यात्रा जा रही थी, तो उसके कानों से सुनाई पड़ा, वो लोग हड़बड़ा के उठ गए। तो देखा तो एक आदमी का 100 यात्रा जा रही थी। तो फिर वो 100 यात्रा उसके घर के सामने से निकल गया। उसके बाद वो उसकी पत्नी पूछती है कि भाई देखो इसका नाम क्या है। तो वो बताया, वो आसपास के लोग बताया कि इसका नाम अमरपाल था। ये देखिए जो आदमी मरा है जिसकी 100 यात्रा थी, उसका नाम अमरपाल था। तब वो ठन पाल नाम का जो व्यक्ति था वो फिर बताता है कि देख लो भाई इसका नाम अमरपाल था लेकिन आज ये चल बसा। तो इस तरह से तुम अब मेरे नाम को लेकर नाराज मत हो, कभी झगड़ा मत करना। तब उसको बात समझ में आई और वो मालकिन भी बोला वास्तव में ठीक बोल रहा है, नाम से कुछ नहीं होता है, काम असली बात है। ये ठन पाल नाम जरूर है लेकिन बड़ा मेहनती है और तुम इसके साथ बड़ी सुखी रह सकती हो, ऐसा उन्होंने समझाइश दी। तो दोनों लौट गए। तो इस प्रकार से ये कहानी, ये जो लोक कथा है, इसका नाम रख दिया ठन पाल। जी, आपने सर इसको छत्तीसगढ़ी लोक कथा बताया, लेकिन मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरी माँ बचपन में मुझे लोक कथा सुनाया करती थी और उसका बिल्कुल बहुत अच्छा। सर मुझे बताते हुए बहुत बिल्कुल मैं अमीर खुसरो ने इसके ऊपर बहुत पहले लिखा हुआ है। अमर सिंह तो मर गए, लक्ष्मण इसका पात्रों के नाम बदले हुए हैं। बिल्कुल ये कई जगह है, हिंदुस्तान में अलग जगह पे है। आप ही बोल लीजिए, चलिए आप ही। हाँ सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। सर आप तो छत्तीसगढ़ की और भारत की बात करते हैं, ये तो विश्व में मिलती है सर। हमारे छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत सारे, मेरे पास कम से कम 7 देशों की लोक कथाओं की पुस्तक है और कम से कम 12 राज्यों की लोक कथाओं की बहुत सारी दुर्लभ पुस्तकें मेरे पास हैं, पुरानी से पुरानी। और मेरे पास अभी लगभग 5000 पुस्तकें हैं सर। 5000 पुस्तकों का संग्रह है, जो अधिकांश जो है लोक साहित्य का और भी बहुत जो दुर्लभ पुस्तकें वो मेरे पास अभी संग्रहित हो गई हैं। तो मैं लोक कथाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। एक लोक कथा है 7 भाइयों की एक बहन। ये लोक कथा तो मैं कम से कम 7 दूसरे देशों में भी उसको पढ़ा हूं, अलग अलग थोड़ा सा स्वरूप और पात्र बदल। तो लोक कथाओं की विशेषताएं हैं, इसकी निरंतरता है, इसकी समग्रता है, थोड़े से पात्र और स्वरूप में चेंज है, बदलाव है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। बहुत सारी लोग संसार के जो हम मिलती जुलती हैं, इसमें कोई वो नहीं है देश के। बिल्कुल हाँ बताएं सर, पूछें सर। ये शुक्ला जी लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं कि लोक कथाएं यात्रा करती रहती है सभी भाषाओं में। जब किसी जमाने में यहाँ के लोग वहाँ घूमने फिरने इधर उधर जाते रहते थे, लोग एक दूसरे के मुंह से सुनते रहते थे, तो कथाएं भी यात्राओं के साथ में कथाओं में भी यात्राएं की है और उनका स्वरूप बदल गया था। बिल्कुल ये भी संभव है। जैसे आप भरथरी की कथा सुनते हैं, पंडवानी की कथा सुनते हैं, और भी कई लोक कथाएं, लोरी चंदा है, हीर रांझा की कहानी, लोक गाथाएं हैं, ऐसे बहुत सारी लोक गाथाएं भी है जो यात्राएं करती रहती हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। रश्मि देखिए इसी प्रकार से शुक्ला जी लिख रहे हैं, आपकी कहानी पे शुक्ला जी लिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ी में इसको कहते हैं लक्ष्मी उगता पावली, खेत जोते धनपाल, अमर हते हुए मर गए अच्छे ठन पाल, रह गए ठन पाल। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, लक्ष्मी गोबर बीनती, भीख मांगत धनपाल, अमर पाल तो चल बसा, रह गया ठन पाल। इस प्रकार की वो लोक कथाएं हैं और भी बहुत सारी लोक कथाएं हैं। और हमको
ये देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने पहली बार छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दकोश का प्रकाशन किया और इसमें बहुत ही दुर्लभ शब्दों को संग्रहित किया गया और ये बहुत ही लोकप्रिय ये डिक्शनरी हुआ है, शब्दकोश हुआ है। इस प्रकार से लगातार हम शासन के साथ मिलकर और हमने जो दिल्ली से सीखा है CCERT से, उसको पूरा हमारे विभाग को हम सौंपते हुए आगे बढ़ाते हुए समृद्ध करने में, अपनी संस्कृति को और शिक्षा को समृद्ध करने में लगातार योगदान दे रहे हैं। जोशी सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम जोशी जी का आशीर्वाद चाहेंगे। मैं 2-3 बातें राम कुमार जी आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका काम, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपका काम मैं शुरू से ही देखता हुआ आया, अच्छा लगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हम आपको लिखते भी रहते थे बीच बीच में, आपने डबल उत्साह के साथ काम किया, अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बीच में कोई थोड़ी विमनस्ता हो गई थी शिक्षा विभाग के साथ, वो भी आपने अच्छी तरह संभाला उसको। एक तो मैं जानना चाहता था कि जितने और छत्तीसगढ़ से नया राज्य बनने की खातिर आपने बहुत काम किया और बहुत सारे शिक्षक आपने भेजे लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो उनमें से कोई और अच्छे कतिपय टीचर काम कर पाते हैं क्या? शासन विभाग का आपको सहयोग मिल पाता है? क्योंकि मेरे छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बहुत अच्छे अनुभव रहे। वो आपके वहाँ अग्रवाल जी होते थे डायरेक्टर, उन्होंने काफी हमें, और हम रायपुर में काफी कोर्स कर पाए, तो हमारे 3-4 DRP बहुत अच्छा काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। क्या आपका उनके साथ समन्वय है? ऐसा तो नहीं है कि हम ऑलवेज ट्राइंग टू रीइन्वेंट द व्हील, मैं भी कर रहा हूँ यार, ये तो मैंने किया, या आपने पता नहीं कैसे किया, मैंने भी किया, तो वो एक दूसरे से सहयोग होता है या नहीं होता? दूसरा, आपकी बात मुझे अच्छी लगी और शायद मोहन चौहान जी ने भी कहा, उनको शायद उनका पाठ्य पुस्तक में वो कह रहे हैं कि मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन लोक कथाएं जैसा होता है कि यात्राएं करती रहती है, जैसा रजनीकांत शुक्ल जी ने लिखा। मेरे को एक कहानी याद है, मैं कर्नाटक अपने CCERT के कैरियर में करीब 20 या 25 बार गया और मैंने कर्नाटक के कई 100 टीचर से पूछा लोक कथाओं के बारे में, तो मेरे को हमेशा एक आंसर मिलता था कि एक लोक कथा जो कर्नाटक में, पूरे कर्नाटक में सब घरों में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हाई क्लास, उसमें दादी माँ या नानी माँ अपने बच्चों को एक कहानी सुनाती है, पुण्यकोटि की कथा। आप किसी भी कन्नड़ी का, जिस कर्नाटक वासी हैं उनको कन्नड़ी का कहते हैं, उनसे पूछेंगे पुण्यकोटि की कहानी, तो एकदम से बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और पुण्यकोटि की कहानी हर बच्चे ने वो अपने दादी माँ से, नानी माँ से कहानी सुनी है कि वो एक ग्वालन जो है वो जाती है गाय चराने को, और गाय चराने को जाती है तो वो वहां बाघ आ जाता है और बाघ जो है अटैक करता है, लेकिन वो क्षमा मांगती है, गाय क्षमा मांगती है कि मैंने अपने बछड़े को दूध पिलाना तो मुझे जाने दो। और पूरा गांव मुहाने पे खड़ा है, उस गाय की इंतजार कर रहा है, लेकिन वो शाम के समय गाय लौटती है गोधुली की बेला में, अपने बछड़े के पास सीधे पहुंचती है, दूध पिलाती है, लेकिन दोबारा जाने लगती है जहां बाघ इंतजार कर रहा है उसका कि वो आएगी बछड़े को दूध पिला के और मैं उसको खाऊंगा। और गाय कितने ही उसको रस्सी से बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाय मानती नहीं है और गाय दोबारा जंगल में पहुंचती है। और बाघ जो है, आप सुन रहे हैं? आप सुन रहे हैं या कहीं व्यस्त हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। बाघ जो है, सुन रहा हूँ। बाघ जो है वो गाय के पास जाता है, गाय जब उसके पास जाती है तो बाघ नतमस्तक हो जाता है और बाघ रोने लगता है। ये माँ का प्रेम है, माँ का निश्चल प्रेम है। और इस कहानी को कर्नाटक में हर घर में सुनाया जाता है। और कर्नाटक के एक बहुत बड़े एक्टर हुए गिरीश कर्नाड ने एक फिल्म भी बनाई थी इस विषय को लेकर। इस कहानी का नाम है पुण्यकोटि। और पुण्यकोटि सदियों से चलती आ रही वो कथा है कर्नाटक में। तो लोक कथाएं चलती रहती हैं, लोग बाग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन लोक कथाएं जिंदा रहती हैं कुछ बदलाव के साथ। तो आपका कहना ठीक है, ठन गोपाल हो, धन गोपाल हो, कहानी वो पूरे भारत में एक जैसी रहती है। बहुत अच्छी बात। सर मैं आप हमारे छत्तीसगढ़ में
बहुला है, और बिल्कुल यही कथा है जो आप बता रहे हैं, वो यहाँ पर चल रहा है। और गांव गांव में ये सुनाया जाता है, और हर एक गांव में, आपको किसी भी गांव में चले जाएं, बहुला गाय नामक कहानी चलती है, लोक कथा चलती है। जो आप बता रहे हैं वही उसी बिल्कुल वही संदर्भ है। उसमें भी जो गाय है वो एक पहाड़ी क्षेत्र में चलने, बिल्कुल वही कथा है सर। तो वो बछड़ा आगे चला जाता है कि नहीं, फिर वो शेर के पास जाता है और बहुत बहादुरी से, अक्सर आपने देखा होगा गाय से आगे उसका बछड़ा चलता है। वो बछड़ा जब मिछराते हुए चला गया, मिछराना माने उत्साह के साथ जाना, तो जब चला गया तो वो जाकर देखिए कितना वो भावुक था। वो जब वो दूध पिला रहा था, गाय जो है बड़ी वचन दे के आया था शेर को वचन दे के आया था कि मैं अपने बिल्कुल बछड़ा है घर में, उसको मैं दूध पिलाकर आ जाऊंगा। तो विश्वास नहीं कर रहा था, तो अंत में वो गाय स्त्रीलिंग है, गाय वचन देकर आई थी, गाय वचन देकर नहीं आया। हाँ, वचन देकर आई थी, तो आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ही वो बच्चे को पता चला तो उसका जो बछड़ा है उसके साथ गया, और गाय बहुत निराश थी तो कि मुझे खा जाएगा शेर करके। लेकिन बछड़ा ने जाते ही क्या किया, देखिए बहुत बहादुरी, इसमें देखिए कितनी सुंदर बात है, थोड़ा फैंटासी भी है। जाते ही बछड़े ने, यहाँ पर देखिए अब दोनों बातचीत कर रहे हैं, बाघ को जाते ही उसने राम राम मामा कहा। राम राम मामा मतलब कहने का मतलब, बाघ को उसने मामा बोल दिया। तो मामा बोल दिया माने अब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मामा को बिल्कुल सम्मान दिया जाता है, लाड़ प्यार दुलार दिया जाता है, मारने की तो बात ही दूर है। तो वो शेर जो है वो भी भावुक हो गया, ये तो मेरे को मतलब ये तो मेरा भांचा हो गया, और गाय मेरी बहन हो गई, मैं इसको कैसे खा सकता हूँ। और वो जो बार बार जो है, तो वो बछड़ा जो है बार बार उत्साह से बोलता था कि आप मुझे पहले खा लो, मेरे माँ को मत खाओ, माँ को छोड़ दो, आप मुझे खा लोगे तो कोई बात नहीं है, मेरी माँ रहेगी तो और दूसरा बछड़ा जन लेगी, वो और पैदा कर लेगी। तो इस तरह से ये बात बड़ा भावुक ढंग से शेर ने बड़ा विचार किया, और तुरंत फिर उसको दोनों को छोड़ दिया। ये बहुला गाय के नाम से हमारे छत्तीसगढ़ में प्रचलित है। ये भी आज कक्षा 6वीं में आज भी लोग भी शामिल है पाठ्यक्रम में। ये कहानी आज भी हमारे छत्तीसगढ़ गांव में सुनाई जाती है। चेतन मन से सुनते हैं, लेकिन अवचेतन मन में कई मूल्य इससे इकट्ठा होते हैं, कई मूल्य सीखता है आदमी, बच्चा। बहुत सुंदर, बिल्कुल 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 ठीक बोले सर, बहुत सुंदर। शायद भट्ट जी कुछ पूछना चाहते हैं। ये रजनीकांत शुक्ल जी ने बहुत लंबा सा लिख दिया, वही कहानी लिखी है, और इन्होंने कोई दूसरे संदर्भ में दिए, लेकिन कहानी का जो सार है वो वही है कि बाघ, और ये कहानी इतनी इमोशनल कहानी है कि बच्चा भी रोता है, दादी भी रोती है, नानी भी रोती है सुनते सुनते। तो यही लोक कथाओं की शक्ति है, शायद यही उनकी। हाँ, मैंने इसलिए आपको बताया जी कि इसमें काफी शक्ति है, और बच्चों के बीच आज भी बड़ा लोकप्रिय है, और इससे हम बच्चों के प्रकार से नैतिकता की शिक्षा, श्रम की शिक्षा, ईमानदारी की शिक्षा निश्चित रूप से दे सकते हैं। बड़ा प्रभावी लोक कथाएं हैं, मूल्य शिक्षा काफी होती है। बिल्कुल। और मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, जोशी जी हमारे साथ हैं, जैसे इनसे लगातार हमको प्रेरणा मिली है, और इनके माध्यम से, CCRT माध्यम से बड़े बड़े विद्वानों से जो हमको मिलने का जो अवसर मिला। मैं आपको और एक सुखद बात बताना चाहता हूँ। 2005 में जब मुझे महामहिम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से राष्ट्रपति का अवार्ड मिल रहा था, तब जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किस राज्य से आए हैं, तो मैंने बताया छत्तीसगढ़ से। तब उन्होंने चिटकू बिटकू का लोक कथा बताया। उसी समय रिसेंटली वो रायपुर आए हुए थे, तो उनको लोक कथा अच्छी तरह से याद था। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि आप जितना अधिक से अधिक हो सकता है अपने जीते जी लोक कथाओं का संग्रह करो। तब से मैंने ये यात्रा को और अच्छे से बढ़ाया, बहुत प्रभावी ढंग से बढ़ाया, और आज मेरे पास 500 से अधिक लोक कथा संग्रहित है। नाम लिया आपने, बहुत श्रद्धेय बिल्कुल इसमें APJ अब्दुल कलाम, इस देश के भारत रत्न, बहुत ही बिल्कुल अजीम शख्सियत वो जी। बिल्कुल। इसमें मैं आप CCRT को भी धन्यवाद देता हूँ सांस्कृतिक शिक्षा से जोड़ने के लिए, और मैं लगातार इस दिशा में काम कर रहा हूँ। मेरी 2 लोक गाथाओं की पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। दसमत कहना आप देख लें, ये दीवारों के द्वारा गाई गई लोक कथा है। दीवार एक जाति होती है, घुमंतु जाति होती है, एक रुंजू नाम का एक वाद्य बजाया जाता है उनके द्वारा, और लोक गाथाएं गाई जाती है। तो इसका भी मैंने ये प्रकाशन कराया, आप देख रहे हैं। इसमें दसमत नाम की एक उड़िया जाति की एक महिला होती है, जिस पर एक ब्राह्मण राजा मोहित हो जाता है, लेकिन वह किसी तरह से उसके लालच में नहीं आती, अंत में अपना प्राण त्याग देती है पत्थर पर सर पटक करके। और वो ब्राह्मण भी उस पर इतना मोहित था, वो भी प्राण दे देता है। तो ये लोक कथा आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में जीवित है, और उनका एक स्मारक स्थल भी है। तो ये बहुत ही प्रचलित लोक कथा है,
आप मुझे थोड़ा सा अवसर दें तो मैं इनको एक सत्सर वाचन कुछ अंशों को कर दूं। संचालक की परमिशन लेनी पड़ेगी। संचालक विदेश हो गए, हमारे संचालक और सह संचालक दोनों गायब हैं अभी। अच्छा, भट्टी और गुणा जी, उनसे पूछ लेते हैं। उनके एजेंडा में कुछ क्वेश्चंस होंगे। जरूर। मैं यही हूँ सर, लगातार सुन रहा हूँ। बहुत तक चर्चा चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम विदे हैं। बहुगुणा जी चले गए हैं, वो शायद कहीं उनका काम पड़ गया होगा, तो वो नहीं है, लेकिन मैं हूँ। और आप सुनाइए सर, जो कथा आप सुनाना, जिसका अंश आप वाचन करना चाह रहे हैं, सुनाइए। हाँ, दरअसल ये दसमत कहना कि जैसे मैं बता रहा था, एक बहुत ही बहादुर और एक चरित्रवान महिला थी। उसका एक लोक कथा जवार। हाँ बिल्कुल, संक्षेप में थोड़ा सा। हाँ, उसकी इस तरह से देखेंगे, उसका शरीर की सुंदरता का बड़ा सुंदर ढंग से वो दीवारों ने शब्दों को पिरोया हुआ है। नारंगी हाड़े तोर बहिया हा बिराजे हवै, केरा कुंदल दुई जांघे वो दाई, चौकी पीढ़ी तोर पीठे बिराजे हवै, पुरैन पान लागे तोर कावो दाई। इस तरह से बिल्कुल कमल की नाल की तरह उनका जो है पीठ का हिस्सा है, जो जांघें हैं वो बिल्कुल केले की कदली की तरह है। इस तरह से बहुत सुंदर से उसका जो मुखड़ा है वो दुधिया नरियर मुँह बिराजे हवै, सुवा मंटोरा तोर नाक, आमा चानी वो दुए गाले बिराजे, पाका कुंद्रू तोरे ओट, सारस अड़वा तोर एड़ी बिराजे, कुसुम बरन दोनों नैन, सेवती चार तोर दांते बिराजे, जीभे कमल कस फूल, हरदी बरन तोर देह दिखते, संग में जवौ दिखथस। इस तरह से वो दीवार को लगातार रुजू में गाते हैं और इस प्रकार से सुंदरता का बड़ा सुंदर इसमें चित्रण किया गया है। तो लोक साहित्य में बड़ा सुंदर सा चित्रण भी हमको मिलता है। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो चिटकू मुटकू की कथा थी, जिससे वे प्रभावित हुए या उनको याद रही, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय तो बहुत सारी चीजें, मतलब पूरा विश्व, पूरा देश देखना पड़ता है उनको। वो चिटकू मुटकू की कथा क्या है? छत्तीसगढ़ी चिटकू मुटकू की कथा क्या है संक्षेप में? हाँ, वो दरअसल पूरी तरह से मुझे स्मृति में नहीं आ रहा है, लेकिन वो है, वो चिटकू बिट्टी बहुत ही लोकप्रिय कथा है। अच्छा, मैं आपको और अवसर देकर के आपको बहुत अच्छे ठीक से बता पाऊंगा, क्योंकि बताने में कहीं त्रुटि ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको अध्ययन करके बताऊंगा। ठीक ठीक ठीक। धन्यवाद सर। वर्मा सर, हम अभी एक 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्योंकि हम एक सेगमेंट बीच में हमारा सवाल जवाब का होता है, उसके बाद हम आपसे कुछ और सवाल पूछेंगे, कुछ और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आप लेखन का कार्य उस पर और विस्तार से बात करेंगे। वो सवाल जवाब हम ले लेते हैं। कल का सवाल जो पहला था सर, उस पर चर्चा चाहेंगे हम, उसका जवाब आप दे दें। तो ये पहला सवाल सर कल। सर इसका जवाब आप यदि दिखाएं तो रजनीकांत शुक्ल जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दे दिया था। उनके कमेंट्स यदि आपको मिल जाएं तो उन्होंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया था। वाजपेयी जी आज नहीं है। ओहो, रजनीकांत जी दोबारा लिख सकते हैं ताकि हम देखें कि आप जीवित हैं या नहीं है, आप लाइव हैं या नहीं है। थोड़ा वाजपेयी जी का नाम ये एक शाहजहांपुर में राम वाजपेयी जी हैं शायद, पहला नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन वाजपेयी, हम उनको जो अपने स्काउट के थे तो वाजपेयी जी के नाम से जानते थे। वे एक शाहजहांपुर में शिक्षक थे। तो एक दिन वो चाय पीने गए और चाय पीते पीते उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार देखा जिसमें पवेल जी के बारे में लिखा हुआ था कि उन्होंने स्काउट मूवमेंट शुरू किया है, और वहां से उन्होंने भारत में स्काउट एवं गाइड की परंपरा को सशक्त किया। वो 1929 या 1928, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, 1928 से 1950 तक। और ये जो बाल संस्था उन्होंने बनाई थी, बाद में उन्होंने इसको जरूर स्काउट्स का नाम दिया, लेकिन प्रयाग के मेले में उन्होंने बहुत बहुत सेवा का काम किया। वो सदैव तत्पर या सेवा के लिए तत्पर वो जो है वो श्री राम वाजपेयी, मैं कह रहा हूँ राम वाजपेयी जी, श्री राम वाजपेयी जी, रजनीकांत शुक्ल जी ने उत्तर दिया। ये शाहजहांपुर के थे और बाद में ये प्रयाग में आके बस गए, लेकिन इनको भारत स्काउट का जनक माना जाता है। जिस दिन हमारे पास वो कलाढूंगी से वो स्काउट के वक्ता आए थे, और जो मैम दिल्ली की, उन्होंने भी एक
ए से नाम था उनका, अनीता या कुछ, उन्होंने भी कहा था कि हम दिल्ली में ये कर रहे हैं स्काउट संस्था में। तो वो उस दिन ये प्रश्न पूछना चाहिए था। उनको जनक माना जाता है भारत स्काउट एवं गाइड का। श्री राम वाजपेयी इज द आंसर। उनको बाद में प्रयाग में इनका देहांत हुआ, लेकिन चूंकि मूलतः शाहजहांपुर के थे, इसलिए शाहजहांपुर में एक सड़क इनके नाम की जरूर है वहां पर। और वो आज सड़क बड़ी सूनी सी, आप देखें उस पत्थर पे जहाँ पे इनका नाम लिखा, बड़ी सूनी सी एक कोने में रखी गई है। लेकिन श्री राम वाजपेयी जी के लिए श्रद्धांजलि है कि वो ये कल का दूसरा प्रश्न था जिसको मैंने कहा था कि ये हमें राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने भेजा है। मैंने उसमें एक नाम जरूर ऐड कर दिया था, लेकिन इसका उत्तर शायद रजनीकांत जी लिख रहे हैं, श्री राम वाजपेयी जी के पोते जो चंद्रकांत वाजपेयी जी हैं आजकल अमेरिका में रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो दूसरा प्रश्न था भट्ट जी, इसमें 4 महान संगीतकारों के नाम हैं। हमने कहा था कि इनको क्या जोड़ता है, मतलब आपस में जोड़ता है। ये इन सब के जो गुरु थे, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब थे, पंडित रविशंकर जी, आशा शरण रानी बाकलीवाल, मैं आशा पढ़ रहा हूँ क्योंकि गलत उत्तर दे दिया था आपको। शरण रानी बाकलीवाल जी, उस्ताद अली अकबर खान, इनके पिताजी उस्ताद अलाउद्दीन खान जो इनके गुरु थे, इन सब के गुरु थे, इसलिए ये चारों अपने आपस में जुड़ जाते हैं। और अक्सर ये होता था कि दिल्ली में जब या कहीं अलाउद्दीन खान साहब का जो याद में जो फेस्टिवल होता है तो ये हमेशा आया करते थे उसमें बजाने के लिए। जी, आज के 2 सवाल ले लेते हैं सर। जी, आज का पहला सवाल ये रहा सर। आज के दोनों सवाल भी संगीत से ही हैं। जी, हमारे देश भारतवर्ष में किस उत्सव का शुभारंभ मराठा संत धोलीबुआ महाराज की हरिकथा एक फॉर्म है, उसको परफॉर्म करके, उसका रेसिटेशन करके और संत गायक की मजार पर चादर चढ़ाने की रस्म से किया जाता है। जब ये दोनों काम हो जाते हैं तब उत्सव का प्रारंभ होता है। तो कौन सा फेस्टिवल है? और प्रश्न नंबर 2 था कि ध्रुपद या ध्रुपद, आजकल हम इसको ध्रुपद कहने लगे हैं, पहले ध्रुपद कहा जाता था, कि महान गायक जो उत्तर भारत और महाराष्ट्र में शोध कार्य करने के पश्चात अनेक वर्ष तक संन्यास और आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करते रहे। कालांतर में सांसारिक विषयों में लौट आए और एक यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन की थी। यूनिवर्सिटी में वो सीनियर लेक्चरर रीडर रहे, लेकिन एक बीमारी ने उनको ग्रसित किया और वो बहुत कम उम्र में उनका देहावसान हो गया। वे कौन थे? आइडेंटिफाई द ग्रेट ध्रुपद वोकलिस्ट। मोहन चौहान जी कह रहे हैं सर, आपने जो लोक कथा सुनाई उससे जो संवेदना और मूल्य मान्यताएं हैं वो दूसरे तरह की हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये लोक कथा कर्नाटक के पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है, जो कथा आपने सुनाई? यार ये मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। मैं ये जरूर जानता हूँ कि जिस भी कर्णिका से आप पुण्यकोटि का नाम लें वो जरूर कहेगा हाँ मैं जानता हूँ पुण्यकोटि को, क्योंकि गिरीश कर्नाड जैसा महान कलाकार भी एक जो फिल्म बनाने का निर्णय लेके, फिल्म बनाना एक बड़ी विशिष्ट बात होती है और वो हर परिवार में, विश्वास मानिए हर पर ये पूछा जा सकता है। इसका उत्तर हम आपको 10-15 दिन में उनको लिखकर पूछ सकता हूँ मैं, जो मेरे दोस्त हैं कर्नाटक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कि पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है या नहीं। लेकिन कर्नाटक की एक बहुत बहुत मान्य, बड़ी श्रद्धा पूर्वक कहानी है। जी, वर्मा सर आप सुन पा रहे हैं? फिर से स्वागत है सर आपका। हाँ, सुन रहे सर, बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल आपके लिए, एक सवाल भेजा है सर, हमारे एक दर्शक हैं विनय रावत जी। स्क्रीन पर मैंने सवाल पोस्ट किया है। वो पूछ रहे हैं कि आप राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सुशोभित हुए हैं और पुरस्कार प्राप्ति के बाद आपकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन आया था या पूर्व की भांति ही है? उनके कहने का ऐसा ही है कि कोई अतिरिक्त दबाव तो नहीं है आपके ऊपर पुरस्कार लेने का? नहीं, कोई दबाव नहीं है, बल्कि मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ, और मुझे जिस प्रकार से विभाग के द्वारा
पुरस्कृत होने का जो अवसर मिला है उसको मैं काफी महसूस करता हूँ, गंभीरता से अपने जीवन में लिया हूँ और लगातार अपने विभाग के साथ काम करने के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धि, लोक साहित्य की समृद्धि, विशिष्ट वस्तुओं का संग्रह और पर्यटन व पुरातात्विक स्थलों की पहचान सरकार की ओर से हम कराने के लिए जन समुदाय के बीच काम कर रहे हैं। और मैंने देवबलौदा नामक एक स्थल है भिलाई के पास, जहाँ पर 11वीं शताब्दी का एक मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, नागर शैली का बना हुआ है। वहां पर हमने एक सामान्य से मेला को महोत्सव के रूप में बदला है और प्रतिवर्ष वहां पर महाशिवरात्रि के पावन बेला पर 2 दिन का महोत्सव होता है और पूरी तरह से मेरे देखरेख में होता है। और जैसे कि गिरीश जी चर्चा कर रहे थे कि हमारे सीसीआरटी के और भी जो प्रशिक्षित टीचर हैं वो हमारे साथ उसमें सहयोग करते हैं सांस्कृतिक संयोजन में, और ये कम से कम 21 वर्ष हो गए इसका आयोजन। तो इस तरह से और भी हम काम कर रहे हैं उत्साह के साथ। विभाग ने जो हमको जो पहचान दिलाई है उसको हम बरकरार रखे हुए हैं और उसको लगातार समृद्ध करते चले जा रहे हैं। धन्यवाद सर। मैं एक और बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने अपने परिचय में आपके लिखा हुआ है कि आपने जो छत्तीसगढ़ी लोक नाट्य रहस्य उस पर काफी काम किया है, बहुत अच्छा उसको आपने पुनर्जीवित किया है, उस पर आपने शोधपरक लेख लिखे हैं। तो सर वो रहस्य क्या है, तो ये बताएं हमारे दर्शकों को, फिर आगे की बात उस पर करते हैं। रहस्य है क्या? बिल्कुल बहुत जल्दी उसकी वो दरअसल क्या है, छत्तीसगढ़ में पहले खड़ी साज नामक एक नाचा था। नाचा शैली आप लोग जानते हैं, नाट्य से पहले नाचा होता था, केवल गाया जाता था। तो वो कलाकार सारे खड़े खड़े गाते थे और नाचते भी थे। और जैसे ढोलक तो था नहीं उस समय, पहले तबला था, तो तबला और चिकारा ये 2 वाद्य थे, और मंजीरा। तो चिकारा और तबला को अपने कमर पे बांध के लोग रात भर नाचते थे। और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के सतनामी समुदाय के लोग होते थे, ये लोग क्या करते थे, उसको गा करके रात भर भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है, जो रास लीला है, विशेष रूप से जो महाभारत के भागवत कथा की 10वें स्कंद की जो कथा है, कृष्ण और राधा का रास, उसको लोग रात भर मूर्तियां बनाकर करते थे। बड़ा बहुत अनुष्ठानिक पर्व है ये। अनुष्ठान इसलिए कि पहले पूरे गांव में, चौक में जहां पर आयोजन होता है रहस्य का, वहां पहले मूर्तियां बनाई जाती है जो महाभारत के पात्र होते हैं, जैसे भीम है, नकुल है, सहदेव है, कृष्ण है, यशोदा है, और बीच में कृष्ण राधा है, गणेश जी हैं, और सुखदेव महाराज हैं, और बाली सुग्रीव है, भीम बनाया जाता है। इस तरह से और विष्णु जी का बनाया जाता है। बड़ा सा ये मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है दीवारों पे, और एक स्थल बनाया जाता है जिसको लोग बेड़ा बोलते हैं। ये मैं कभी आपको चित्रों के माध्यम से दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, और वीडियो भी मैं आपको भेज दूंगा कभी। और ये 11 से 12 दिन का, 15 दिन का अनुष्ठान होता है और रात भर चलता है ये। तो इस तरह से राधा कृष्ण के रहस्य नाच को ये दिखाते हैं। ये देखिए कुछ चित्रों के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई है। इसी तरह से ये देखिए पूरा अनुष्ठान है ये। इसमें देखिए पूरे ये उसका स्थल बनाया जा रहा है। थोड़ा सीधी करिए, थोड़ा सीधा रखिए इसको। बिल्कुल, हाँ ये देखिए, ये पूरा देखो रहस्य का आयोजन, ये रहस्य का आयोजन है। उसके लिए स्थान तैयार किया जा रहा है, मंच बनाया जा रहा है। ये पूरा अनुष्ठान है ये देखिए मूर्तियां बनाना शुरू हो गई। इसके मूर्तिकार होते हैं, पहले मूर्ति बनाते हैं, मूर्ति गढ़ते हैं। ये देखिए फिर इस प्रकार से बेड़ा बनाया जाता है। ये देखिए मूर्तिकार उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। और ये देखिए, ये अब यहाँ पर नाट्य शुरू होगा, रात शुरू हो गया नाट्य। इस तरह से देखिए कलाकार, ये देखिए संत पवन दीवान जी का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े हमारे संत कवि थे। ये उसका उद्घाटन किए थे। अभी 11 दिन के नाट्य को हम लोग कम समय में प्रारंभ करने का प्रयास किया था, अभिनव प्रयास किया था। ये देखिए, ये उसका उद्घाटन अवसर है। इस तरह से पूरा बेड़ा बनाया जाता है और इस प्रकार से देखिए दर्शक दीर्घा बैठी है। अब ये कलाकार लोग पूरा खड़े खड़े देखिए नाच रहे हैं, बजा रहे हैं। ये देखिए ऐसे ही खड़े खड़े रात भर ये लोग नाचते हैं। और ये परी के स्वरूप में देख रहे हैं आप, ये राधा का स्वरूप है एक प्रकार से लोक नाट्य में। ये देखिए पूरे ये कमर पे चिकारा जो है मुख्य वाद्य यहाँ का। सतनामी समुदाय के लोग ही इस चिकारा वाद्य को बनाते हैं और बजाने में बड़े माहिर होते हैं, बड़ा दुर्लभ वाद्य यंत्र। ये देखिए इस प्रकार से उसका पूरा स्थल बनाया जाता है। भगवान
बजरंग बली की पूजा करके मंडप में प्रवेश किया जाएगा। इस प्रकार से देखिए लगातार ये फिर रात भर ये परियां नाचती हैं मनोरंजन के लिए। ये पूरे दर्शक दीर्घ आप देख रहे हैं। इस तरह से देखिए ये रात भर का नाचा है ना, 2 जोकर है बीच में, परी डांसर जिसको बोलते हैं, और इस तरह से ये समापन का अवसर है। इस प्रकार से हम अभिलेखीकरण का भी हम प्रयास कर रहे हैं इसका, और कई गांव में लोगों को जोड़कर जन सहयोग से ये हम रस का आयोजन करते हैं, और अंत में कंसवध की घटना लीला दिखा करके गणेश जी को तालाब में विसर्जन कर देते हैं। ये देखिए गणेश जी का विसर्जन। तो इस तरह से बड़ा पावन अनुष्ठान होता है ये, और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय के लोग हैं इसके आयोजक और सर्जक होते हैं। ये देखिए हमने कई वर्षों से ये आयोजन प्रारंभ किया है और लगातार इसको हम लोग और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रामकुमार जी, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए सर। हमारे इस कार्यक्रम में कल उदयपुर से कलाकार आए थे। जरूर। उदयपुर में भी कुछ ऐसा ही, वहाँ जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो एक फेस्टिवल को करते हैं जिसको गौरी पूजन कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप विश्वास करिए, मैं 40 साल में मतलब सैकड़ों बार उदयपुर गया, और जो रूप मैंने गौरी पूजन का देखा था 1980s में, बता रहा हूँ, अब तो हम 21वीं शताब्दी में हैं, वो रहा नहीं, वो है ही नहीं। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली 1 या 2 फिल्में उसमें जरूर बनी थी, लेकिन उसका भी अता पता नहीं है, तो ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता हूँ कि मिल जाएंगी ताकि पुरानी गौरी। तो ये जो आपकी सतनामी प्रथा है, जिसको आप जो फेस्टिवल कह रहे हैं, क्या इसका डॉक्यूमेंटेशन आपने पेपर डॉक्यूमेंटेशन तो कर लिया, लेकिन क्या इसका फिल्म में इसको रिस्टोर किया गया है? एक बात सुन लीजिए, बाद में उत्तर दीजिएगा। सुन लीजिए। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि छत्तीसगढ़ में एक बहुत सशक्त परंपरा रही है देवांगनों की। देवांगन जिनको कपड़ा बुनने का आदिकाल से कहा जाता है, जब से, है ना, वो तब से वो उस पे कोई कार्य हुआ है? उनकी क्या प्रथाएं हैं, कैसे करते हैं, क्या उनके डिजाइन हैं? क्योंकि मैं जब रायपुर में पिछली बार गया था 5-6 दिन के लिए, तो मुझ पे बड़ा दबाव था घर से, होम मिनिस्टर का, मेरी होम मिनिस्टर का, कि देवांगनों की बनी हुई साड़ी लेके आना। जब मैं वो लेने गया तो इतनी कॉस्टली साड़ी, इतनी महंगी साड़ी वो हो गई है कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन देवांगन की 1-2 दुकानें मेरे को अब मिल गई, और हमारे अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरे रिटायरमेंट से पहले 2-3 टीचर आए थे, उनका नाम भी देवांगन है। मैं जानना चाहता हूँ कि देवांगनों की कार्यशैली को लेके या देवांगनों की कला को लेके क्या कुछ डॉक्यूमेंटेशन हुआ है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो आप कह रहे हैं वैसा ही कुछ उत्तराखंड में भी हुआ है। उत्तराखंड में भी अपनी कई परंपराएं धूमिल हो गई, चली गई, कोई डॉक्यूमेंटेशन उनका हुआ नहीं। तो ये क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे कुछ प्रयास आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग हमारी जो राज्य पिछड़ा आयोग है, वर्ग आयोग है, उसके माध्यम से जो पिछड़ी जातियां हैं, ये जो कोस्टा आप जो बोल रहे हैं, जिसको देवांगन बोल रहे हैं आप लोग, ये कोस्टा जाति ही मूलतः ये कपास के कपड़ों के साथ। और आप पिछड़ी नहीं कह सकते उनको पास तो बहुत धन है। आप नहीं, उस दृष्टि से नहीं, आर्थिक दृष्टि को छोड़ दें एक तरफ। अभी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जातियों की पहचान है, उस सूची में ये इनको देवांगन को कोस्टा कहा जाता है। मूलतः मूल जाति कोस्टा है आज। हाँ, आज भी ये लोग, हाँ बिल्कुल, इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि मूल जातियों से ही किसी की जाति की कुछ व्यवसायगत चीजें हैं वो उनकी पहचान देती है। तो ये जो कोस्टा जाति के लोग हैं आज भी कपड़ा बुन रहे हैं। कुछ तो आज भी पारंपरिक रूप से, जिसको हम लोग बंठा बोलते हैं, बंठा जो उनका पूरा जो करघा है, हथकरघा, वो उससे आज भी काम कर रहे हैं। जैसे हमारा डोंगरगढ़ का क्षेत्र है। कपड़ा बुनना कोई निंदनीय कार्य तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मनुष्य ने पहले यदि अपने वस्त्र को ढका तो फूल से ढका, कपास से ढका। यदि आप देखें आदिम मानव की हिस्ट्री देखें, तो आदमी कैसे किस चीज से ढकता था? पत्तों को छोड़ दीजिए, लेकिन कपास फूल पहनना सीखा ना उसने,
और देवांगनों का अपना एक इतिहास रहा है। वो फूल बिल्कुल, मैं उसी को बुनते हैं। बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो आज भी उनके द्वारा बनाया जा रहा है और उनके बनाए गए वस्त्र जरूर, चूंकि अब श्रम बढ़ गया है तो जरूर महंगा है, लेकिन आज भी प्रचलन में है और बड़ा पवित्र माना जाता है। और अभी जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना है तो एक अलग पहचान देने के लिए बात कही जा रही है। और अभी मैं आपको बहुत सूचना देते हुए मुझे सुखद अनुभूति हो रही है कि एक गमछा जिसको हम टावेल बोलते हैं, मीना वो टावेल दिखाना, वो टावेल डिजाइन का प्रतियोगिता हो रही है। इस प्रकार से उन जातियों को आगे लाने का और उनकी कला को सम्मान देने का, आपका टावेल दिखाना, टावेल, तो वो टावेल डिजाइन की प्रतियोगिता रखी गई है। हमने याद दिलाया था कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, तो इसे जातियों के और उनकी जो हस्तकला है, उनका जो पारंपरिक जातिगत जो कलाएं हैं वो सामने उभर कर आएंगी और लोगों में जनप्रिय होगा, लोकप्रिय होगा। तो जैसे आप महंगा बता रहे हैं ना, वो चूंकि बनाने के कास्ट के कारण वो महंगा है। जब ये बहुतायत मात्रा में बनाने लगेंगे, गमछा है ना, गमछा, वो तो फिर वो बहुत सस्ती भी हो जाएंगी और लोकप्रिय भी होगा। तो और उनको जातिगत पहचान होगी निश्चित रूप से। जैसे कि आपने हमको प्रेरित किया है, उन पर एक डॉक्यूमेंटेशन हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी जो कलाकृति है उसको भी आगे लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। फिल्मिंग करिएगा, फिल्मिंग जरूर करिएगा। अब फिल्मिंग का जमाना है, उसको डिजिटाइज कर दीजिए, लेकिन वो रिकॉर्ड में रहेगा। बिल्कुल। दूसरा रामकुमार जी, मैं जानना चाहता था, भट्ट जी साथ में ही है, मैं आप जिनका नाम ले रहा था, वो SCRT में छत्तीसगढ़ में डायरेक्टर थे, डॉक्टर सतीश अग्रवाल या डॉक्टर राकेश अग्रवाल। उन्होंने छत्तीसगढ़ अग्रवाल जी, अब वो नहीं है शायद। मेरा प्रोग्राम रखा और मैंने उनसे अपना रोष प्रकट किया कि छत्तीसगढ़ से हमारी स्कॉलरशिप में कोई बच्चे प्रतिभाग नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। ठीक है, वही हाल उत्तराखंड का भी है। रंगीन टावेल बोल रहा हूँ, रंगीन टावेल जो मैं पूछता हूँ, वही हाल उत्तराखंड का भी है। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आपको 7,000 एप्लीकेशन में दूंगा, लेकिन आई 7 भी नहीं। फिर उन्होंने थोड़ा सा अपना मुझे दुख भी प्रकट किया कि छत्तीसगढ़ से मैं नहीं कर पाया जोशी जी वगैरह वगैरह। तो अब आप पहले सुन लो मेरी बात। तो क्या उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ से एप्लीकेशंस जा रही हैं? क्योंकि ऋषि वशिष्ठ जी का बहुत प्रयास रहा था कि जिन इलाकों से एप्लीकेशन नहीं आती वहां से एप्लीकेशन आए और हम अपने छात्रवृत्ति योजना को और बढ़ा के उसका विस्तार कर पाए। तो आपने क्या प्रयास किए उस दिशा में? सर, आपके सहयोग से आपको मालूम है, मैंने स्वयं अपनी बेटी को छत्तीसगढ़ में पहली बार भरथरी गवाया था। भरथरी, तो वो भरथरी से शुरुआत छत्तीसगढ़ में मेरी बेटी पहली हुई जो CCRT की स्कॉलरशिप ली। और अभी इस साल मेरे 4 बच्चे हैं सर। आज भी मैंने 4 बच्चों को, एक को मेहंदी में, एक को ओरिगेमी में, एक को क्रिएटिव राइटिंग में और एक को रंगोली में, ये मेरा स्कॉलरशिप अभी चल रहा है। और ऐसे तैसे मेरे 8 बच्चे लगातार स्कॉलरशिप प्राप्त किए हुए अभी तक के। और मैं लगातार शासन के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ और राज्य सरकार को ही पत्र मैंने लिखा था। तो इस बार हमारे जो माननीय जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग हैं, उन्होंने इस पत्र को गंभीरता से लिया था और बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन हमारे आदरणीय शिक्षक साथियों का पूरा सहयोग नहीं मिल पाने के कारण आवेदन बहुत आगे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा है, आगे हम और भी प्रयास करेंगे अपने मंत्री जी के साथ मिल करके कि इसको और बढ़ाया जाए। सर, मेरा एक सवाल था, आप उत्तराखंड से 20 एप्लीकेशन, छत्तीसगढ़ से 36 एप्लीकेशन, राइट? कोई मायने नहीं रखता यार, आपके हजारों लाखों बच्चे। वो कोई बात नहीं सर, उस पर हम चर्चा करेंगे कभी CCRT के किसी अधिकारी जब इसमें रहेंगे। आप भी डायरेक्टर रहे शो में, जोशी सर आप भी CCRT में डायरेक्टर रहे। और मैं अभी वर्मा सर का बायोडाटा पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा है कि वो CCRT के राज्य स्रोत व्यक्ति रहे हैं, तो वो उनका जिम्मेदारी ज्यादा रही होगी एज ए स्टेट रिसोर्स पर्सन। लेकिन हमारे उत्तराखंड में तो ध्यान नहीं है कोई राज्य स्रोत व्यक्ति होता है। मुझे बहुत अच्छा DRP नहीं थे क्या? DRP नहीं थे? तो DRP तो है वो जो स्टेट रिसोर्स पर्सन लिखा है ना। नहीं, स्टेट रिसोर्स पर्सन नहीं, वो उसको आपने गलत ट्रांसलेट कर दिया या इन्होंने गलत ट्रांसलेट कर दिया। DRP रहे रामकुमार वर्मा जी हमारे, जैसे आप हैं या रूपा पेश जी है या ज्योति गांधी जी है या और टीचर हैं। तो एक प्रयास होता नहीं होता सिलेक्शन, लेकिन इतनी एप्लीकेशन भेजिए ताकि भर जाए CCRT और लगे कि हमको संचेतना है जी। गलत हो सकता हूँ जोशी सर, जो पर्चा है बताना है उसमें यही लिखा है बिल्कुल राज्य स्रोत व्यक्ति, इसलिए मैंने पूछा। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ राज्य स्रोत व्यक्ति कहने के पीछे कारण क्या है।
दरअसल निश्चित रूप से जोशी जी ने डीआरपी का मुझे जवाबदारी दिया था, लेकिन जब राज्य सरकार को मालूम हुआ, जब हमारे उच्च शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचालनालय को पता चला कि मैं काम कर रहा हूं, तब उन्होंने मुझे 3 साल तक पूरे राज्य को संभालने की जवाबदारी दी थी। और लगातार राज्य के टीचर भी जाने लगे थे, जोशी जी को मालूम है। इसके पहले केवल दुर्ग जिले के टीचर जाया करते थे, लेकिन जब राज्य स्रोत व्यक्ति मुझे बनाया गया था तो 2 बार कार्यशाला भी छत्तीसगढ़ शासन ने अपने पैसे से कराया था, प्रशिक्षण कराया था SCRT रायपुर में, शंकर नगर। तो इस प्रकार से मुझे राज्य स्तर से भी काम करने का मौका मिला। इसी बीच अधिकारियों से थोड़ा सा अनबन होने के कारण मुझे वहां से थोड़ा सा अलग होना पड़ा। अन्यथा मैं राज्य स्रोत, आज भी मुझे लोग पहचानते हैं। जब जोशी जी रायपुर आए थे तो मुझे आने का मौका नहीं मिल पाया, मैं भेंट नहीं कर पाया, मुझे खेद है थोड़ा। जब कभी आएंगे तो और भी मुलाकात करेंगे। वो कोई बात नहीं। अच्छा सर, मैं टावेल की बात कर रहा था, कोस्टा समाज की। ये देखिए सर, ये जो कोस्टा जाति के लोग हैं इस तरह का टावेल बनाते हैं, देखिए आप, ये देखिए टावेल, इसको छत्तीसगढ़ी में गमछा कहा जाता है। तो इसकी फिर से डिजाइनिंग की प्रतियोगिता हो रही है, ताकि जब भी कोई राज्य स्तर का सम्मान होगा तो हमारे माननीय अतिथियों को गमछा से पुरस्कृत किया जाएगा, गमछा का सम्मान दिया जाएगा, अंग वस्त्रम के रूप में ये भेंट किया जाएगा, जैसे आसाम का गमछा आपने देखा होगा। तो इस तरह से इसका एक अभी ही प्रतियोगिता है, तो इससे उनकी जाति की पहचान भी बनेगी और उनके कार्यों को भी पहचान मिलेगी। आपके वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो बहुत संवेदनशील हैं छत्तीसगढ़ के ट्राइब्स को लेके, ट्राइबल फेस्टिवल को लेके, और वो पूरे देश में एक ट्राइबल फेस्टिवल मनाते हैं और सब देशों के, सब राज्यों के वो उनको बुलाया जाता है। तो उसमें छत्तीसगढ़ की प्रतिभागिता कितने रहती है कि सारे ट्राइब इन्वॉल्व हो पाते हैं? हाँ बिल्कुल, इस बार बहुत उत्साह था और पहली बार ऐसा आयोजन हुआ था जिसमें राष्ट्रीय स्तर से आदिवासी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के जो आदिवासी अंचल के हैं उनके नृत्य जो मूल नर्तक हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था। मैं खुद वहां पर 4 दिन लगातार वहां गया और उनको देखने का मुझे अवसर मिला। और साथ में स्थानीय जो 30 त्योहार हैं, जैसे होली है, हरेली है, और भी जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, भोजली है, जमारा है, गौरा है, सुवा नाच है, ऐसी जितने भी हमारे जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं उस पर काफी काम हो रहा है और लोगों का काफी उत्साह भी बढ़ा है। तो छत्तीसगढ़ का जो स्टेट सिंबल है, जो जरूर राज्य का चिन्ह होता है, उसमें कहीं ट्राइबल आर्ट रिफ्लेक्ट होती है? दरअसल वो बहुत जल्दी में हुआ था, मैं उस पर एक कमेंट भी किया था कि ये जो राज्य चिन्ह है वो मूलतः गलत है। इस पर फिर से वो प्रतियोगिता से हुई थी तो उसमें स्टेट सिंबल में कोई ट्राइबल आर्ट दिखाई नहीं पड़ता है, तो हमने इसको निवेदन किया लिखित रूप से। आज आपको पता शायद मालूम होगा, आज झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने आज दिन में झारखंड का एक स्टेट सिंबल को इनॉग्रेट किया। उन्होंने नया स्टेट सिंबल बनाया है जिसमें प्रमुखता जो है वो ट्राइबल के आर्ट को दी गई है। उसमें पलाश का फूल भी है, उसमें ट्राइबल आर्ट भी है। आज से छत्तीसगढ़ का जो राज्य चिन्ह है वो चेंज हो गया है। ऐसे कुछ प्रयास ट्राइबल लोगों को कॉन्फिडेंस में देने का या उनको उनके प्रोत्साहन के लिए मुझे लगता है कि उनकी आर्ट को, लेकिन इतनी सारी है कि इसमें जरूर कलाकार विद्वान लोग काम करें। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रतिनिधि है, जो प्रतिनिधित्व करता है ट्राइबल डिपार्टमेंट या ट्राइब जो है, उसको जरूर आना चाहिए। जरूर ताकि उनको लगे कि हाँ हमारे स्टेट का कुछ है, हमारा कुछ है। जी हम मिस कर रहे हैं मिर्ची बाबा को थोड़ा सा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, भट्ट जी हैं आज हमारे साथ। नहीं, मैं रोज ही होता हूँ सर, आज ही क्यों, रोज ही होता हूँ मैं तो। रोज ही होते हैं, लेकिन मिर्ची बाबा जो है ना वो आप दोनों के बीच में प्रतियोगिता अच्छी चलती है। नॉक झोंक, चेरी ब्लॉसम नॉक झोंक। तो निश्चित रूप से हम अपने छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि और भी जो चीजें हैं उस पर हम संपर्क में हैं। लगातार लिखित पत्र भी हमने प्रस्तुत किया हुआ है और जो हमारा राज्य चिन्ह है उसको हमने बदलने के लिए भी निवेदन किया है, ताकि उसमें कुछ सांस्कृतिक चीजें और ट्राइबल आर्ट वगैरह भी उसमें दिखाई पड़े। जी भट्ट जी। सर मैं एक बात जो कहना चाह रहा था सर से। जरूर। बोलिए सर। कुछ ऐसा हो जो छूट रहा हो, जो आप बताना चाहते थे और नहीं बता पाए शो में, तो वो हमें बताइए सर।
क्योंकि हम फिर आपसे विदा लेंगे, हमारे शो का समय समाप्ति की ओर है। कुछ ऐसा है जो आप और जैसे कि सर ने कहा है कि बिल्कुल मेरा ध्यान बच्चों की तरफ सांकेतिक छात्रवृत्ति दिलवाने के लिए भी है, साथ में हमारी जो स्थानीय कलाएं हैं, चाहे वो लेखन की कला हो, चाहे चित्र की कला हो। आप तो सब लोग जानते हैं कि कला की बहुत दुनिया काफी है, और हम अपने विशेष रूप से शिक्षक साथियों को प्रेरित करते हैं, कलाकारों को भी, कि अपनी कला के प्रति समर्पित रहें और विलुप्त होती कलाओं को हम अभिलेखीकृत करें। बहुत सारे जो लोक चित्र की शैलियां हैं उसको भी हम समाज के सामने ला रहे हैं, और पाठ्य पुस्तकों में भी कहीं कहीं बच्चों के बीच प्रतियोगिताएं कराते रहते हैं, ताकि इन सब चीजों को जोड़ा जा सके। गिरीश जी चूंकि हमारे बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हम आग्रह करते हैं कि निश्चित रूप से अभिलेखीकरण की, मैंने कई बार सीसीआरटी को भेजा था पत्र, लेकिन संसाधन प्राप्त नहीं होने के कारण हम जोशी जी के रहते रहते बहुत सारा डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए। मैं बहुत सारे आयोजनों का डॉक्यूमेंट करना चाह रहा था, जैसे गौरा नृत्य का है, भोजली उत्सव का है, ये रहस्यनाथ का भी आपके माध्यम से करना चाह रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप नहीं है। तो और भी जो डायरेक्टर सर हैं उनसे हम निवेदन करेंगे। मैं भी जिंदा हूँ। हाँ नहीं मतलब हाँ सीसीआरटी की बात कर रहा था मैं, तो आगे हम उसमें करना चाहेंगे, और प्रकाशन की भी बात करना चाहेंगे। जी जी। प्रकाशन के लिए भी जैसे हमने सांकेतिक पैकेज प्रकाशन करने के लिए हमने काफी निवेदन बार बार किया हुआ था, लिखित पत्र, जब वहां पर आप डायरेक्टर थे तब। तो वही बात मैं कह रहा था, तो हम और लगातार अपने सरकार के साथ लगे हुए हैं, और जहां भी हम मौका मिलेगा हम बिल्कुल अपने जो शासन से प्राप्त चीजें हैं उसको हम हस्तांतरित करना चाहेंगे जन समुदाय में। राकेश अग्रवाल जी की लिगेसी जो है ना, उसको जरूर उसको सशक्त करिए। वो काफी काम कर रहे थे, और एससीईआरटी के काफी अधिकारी जो थे वो आते भी थे, वो सीसीआरटी के प्रति संवेदनशील भी हो गए थे, काफी कोर्सेज हो रहे थे। करिए कुछ ऐसा, जरूर। शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद सर, बहुत आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे परिवार का। सर ये शो आप जैसे शिक्षकों के लिए है, जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, और जिनका काम बहुत उल्लेखनीय है। जैसा कि मैं रोज शो में कहता हूँ कि ये सरकारी शिक्षकों और असरकारी शिक्षकों का शो है, जो सरकारी भी है और असरकारी भी है, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। तो आप इनमें से एक हैं सर, और महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति से संवाद का अवसर आपको केवल शिक्षक होने के नाते मिला, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। तो हम आपसे सर सारी छत्तीसगढ़ी लोक कथाएं सुनना चाहते हैं, और बहुत शानदार लोक कथाएं हैं वो, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि समय बहुत सीमित है, और 1.25 घंटा करीब हम हो चुका है 1 घंटे के शो में, तो हम आज आपको इतना ही सुन पाएंगे सर। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मित्रों, कल 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस है, और कल हमारे शो में जितना खास दिन है उतने ही खास कल हमारे साथ मेहमान हैं। कल हमारे साथ एक ऐसे शिक्षक हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है अपने काम के लिए, जिनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपने काम के लिए, और बहुत सारी रिकॉर्ड बुक्स में उनका नाम है, और वो भी राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक हैं। तो कल हमारे साथ शाम को ठीक 7 बजे गुजरात से होंगे डॉक्टर भवेश पांड्या जी। भवेश पांड्या जी का बहुत ही अद्भुत बायोडाटा है, और कल आप मिस मत करिएगा, ठीक 7 बजे हमसे जुड़िएगा। भवेश पांड्या जी से हम पूछेंगे कि ऐसा उन्होंने क्या कर दिया कि उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में या लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ गया, और उन्होंने सारे शिक्षक समुदाय का सर गर्व से ऊंचा किया। तो कल शाम 7 बजे मिलेंगे सर। वर्मा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में बहुत धन्यवाद सर, बिल्कुल धन्यवाद। छत्तीसगढ़ी के बारे में इतनी खूबसूरत बातें हमें बताई, इतनी बढ़िया लोक कथाएं सुनाई, और थोड़ा चर्चा भी रही, विचार विमर्श भी रहा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम में। कभी सर आपसे साक्षात मिलेंगे, आपके दर्शन करेंगे। तो आज के लिए मैं अनुमति चाहूंगा। बिटिया के लिए शुभकामनाएं, जरूर बिटिया और आगे जाए, अच्छी कलाकार बने, इसको सीसीआरटी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। और मैं अपने सभी दर्शकों का भी शुक्रगुजार हूँ जो लगातार हमें प्यार दे रहे हैं, अपनी टिप्पणी से हम हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। जो भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि वो टिप्पणियां देते रहें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप शो देख रहे हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं। जो लोग किसी वजह से शो को इस वक्त नहीं देख पाते हैं 7 से 8, वो हमारे यूट्यूब चैनल विविधा में उसको सब्सक्राइब करके शो को देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को इस शो से आप जोड़िए, ताकि ये जो हमने मसाल जलाई थी ये पूरे देश में फैले, पूरी दुनिया में फैले। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सबको नमस्कार करते हुए आज के शो से विदा लेता हूँ।
सबको नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।